हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 17 मार्च से 23 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण है हम उन्हें, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 अभी आई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबिंग रिसर्च सेंटर के सहयोग से जारी की जाती है। अब इतना बड़ा तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है, पर हाँ, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्या इसे आईएमएफ जारी करता है, कि वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक है, कि कई डब्ल्यूएचओ जारी करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। अब खुशहाली रिपोर्ट है, तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस के लिए कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है, कौन कौन से ऐसे संकेतक है जिसके आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि कोई देश कितना खुश है। क्योंकि रिपोर्ट इसलिए निकाली जाती है कि किस देश में क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं या क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस देश के लोग खुश हैं। इसलिए जो है वो विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है। इसके जो है वो अगर हम इंडिकेटर्स देखें, तो इसमें पहला इंडिकेटर है क्रय शक्ति क्षमता। इसे बोला जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अब परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया में अगर हम एक बास्केट है जिसमें कुछ सामान है, उसको खरीदने के लिए हमें मान लीजिए 100 रुपए लगते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उतना ही सामान है, वही बास्केट है, उसको खरीदने के लिए हमको $1 लग रहे हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि $1 बराबर से 100 रुपए। ठीक है, मतलब कि जो सामान हम यहाँ पे 100 रुपए में खरीद रहे हैं, वहां पे वो सामान $1 में खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी में देखा जाता है कि परचेस करने की, खरीदने की जो क्षमता है, उसमें कितनी समानता है। ठीक है, तो एक तो ये देखा जाता है, एक तो ये इंडिकेटर है हैप्पीनेस के लिए। दूसरा है सामाजिक सहयोग। ये देखा जाता है, उदारता देखा जाता है कि किसी भी देश में। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा मतलब औसतन उस देश के लोग कितना जीवन जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो भ्रष्टाचार, कि वहां पे भ्रष्टाचार कम है या ज्यादा है, ये भी खुशहाली के अंतर्गत आएगा। विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, तो पहले नंबर पे फिनलैंड है। फर्स्ट जो पोजीशन है वो फिनलैंड को मिली है। सेकंड जो है वो डेनमार्क है। और थर्ड जो है वो आइसलैंड को मिला है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है भारत की रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग जो है, भारत को 118वां स्थान मिला है। और 118वां स्थान 147 देशों में से मिला है। इसका मतलब ये है कि भारत की रैंकिंग जो है वो बहुत खराब है। ठीक है, बाकी देशों की तुलना में भारत की रैंकिंग जो है वो 118वें नंबर पे है। मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान है। हाँ, बस भारत का हमको ये भी याद रखना है कि भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भारत का स्कोर जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहा है। अगर हम इसको चार्ट के माध्यम से देखें, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 2020 से 2024 तक अगर अगर हम देखें तो हैप्पीनेस में सुधार जरूर हुआ है। जैसे 2020 में हम 139 पोजीशन पे थे, फिर 2021 में 136वें नंबर पे, 2022 में 126वें पे थे, 23 में भी 126वें पे थे, और 2024 में हमको 118 यानी कि 118वें नंबर पे हम लोग आए। तो हमारी रैंकिंग में सुधार जरूर हुआ है, पर फिर भी ये समझ में आ रहा है कि हम जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इतने पीछे हैं। मतलब क्या आएगा कि हम जो है वो उनके जो पैरामीटर्स है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि चाइना जो है वो 68 पोजीशन पे है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो है वो, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, 109 है। तो इंडिया जो है उसकी हालत इससे भी पीछे है, पाकिस्तान से भी जो है वो इंडिया पीछे है। क्योंकि भारत जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि खुशहाली में भारत जो है वो 118वें स्थान पर है। मतलब हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो रैंकिंग पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 118वें नंबर पे ये इंडिया। पहले नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड है। ये रिपोर्ट कौन निकालता है तो वो पता होना चाहिए हमें। इसके बाद हम देखते हैं, सेकेंड है कि क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम सब जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोट जो है, विल्मोर जो है वो पृथ्वी पर वापस हुए हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स में। अगर हम देखें तो स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन, ये जो मिशन है उसमें 9 माह की यात्रा के बाद 18 मार्च 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, ठीक है, अभी सुनीता विलियम्स का नाम सबको पता है, पर बुश विल्मोर का नाम भी पता होना चाहिए, ये दोनों को लेकर पृथ्वी पर वापसी हुई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मिशन क्या है, क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन क्या है। तो नासा और बोइंग, ये दोनों जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा एक ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें किस उद्देश्य से भेजा गया था मिशन? तो ये स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक लेकर जाना
और उसको वापस लाने की क्षमता सिद्ध करने के लिए कि क्या कोई स्पेसक्राफ्ट जो है अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाता है और फिर वहां पर जो है वो कुछ दिन रहने के बाद दोबारा अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो पृथ्वी पर लेकर आना। इसके लिए जो है इस मिशन को भेजा गया था। तो ये क्रू फ्लाइट, ये क्या था, एक टेस्ट मिशन था। 9 माह तक जो है वो ये लोग रहे थे, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, मतलब इनको मिलाकर 4 लोग थे इस मिशन में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मिशन। अब स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सब मैं जो है वो उपग्रह वाला एक लेक्चर लिया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो वीडियो सीरीज है उसमें उसमें मैंने बताया था कि स्पेस स्टेशन क्या होते हैं। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो यूएसए, चाइना, रशिया, ऐसे 3-4 ही हम देखेंगे ये देश है जहां पर जिनके खुद के स्पेस स्टेशन है। ठीक है, तो वो क्या होता है वो उसमें मैंने बताया है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन जो है वो क्या है, किस चीज से संबंधित है। सुनीता विलियम्स तो नाम याद रहेगा ही रहेगा, पर बुश विल्मोर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्फेरिक्स और पुंछ मिशन क्या है। स्फेरिक्स मिशन क्या है, तो ये जो है वो नासा के द्वारा, इन दोनों को जो है वो नासा के द्वारा भेजा गया है। ये जो है वो क्या है, स्फेरिक्स क्या है, टेलीस्कोप है। जैसे कि नासा का एको टेलीस्कोप जो हबल टेलीस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे ही जो है वो स्फेरिक्स क्या है, एक प्रकार का टेलीस्कोप है। अब ये पूरे आकाश का 3D मैप तैयार करेगा, 3D स्पेक्ट्रल मैप तैयार करेगा। ठीक है, यह जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसे पृथ्वी से 700 किलोमीटर की हाइट पे सूर्य तुल्यकारी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इसे लगाया जाएगा। मतलब क्या है कि पृथ्वी से 700 किलोमीटर की हाइट पर इसे स्थापित किया जाएगा। और ये करेगा क्या, तो 3D स्पेक्ट्रल इमेज को तैयार करेगा ये। तो स्फेरिक्स है क्या, तो ये एक टेलीस्कोप है। ऐसे ही अगर हम देखें तो पुंज मिशन क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। कोरोना क्या होती है, जो सन है यानी कि जो सूर्य है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। तो उसकी यहाँ पर जो है वो इस मिशन के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ये मिशन सूर्य की कोरोना और हवा जो है, जो सूर्य से निकलने वाली जो विंड्स होती है, उनको एक साथ 3D में दिखाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है सूर्य से रिलेटेड, उनकी जानकारियों को प्राप्त करने का काम करेगा पुंछ मिशन। तो ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि स्फेरिक्स जो है वो क्या है, किससे संबंधित है, तो ये एक टेलीस्कोप है। जबकि पुंछ मिशन क्यों भेजा जा रहा है, तो सन और उसके बाहरी जो एक लेयर होती है, कोरोना लेयर, उसकी जानकारी के लिए जो है वो पुंछ मिशन भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना, ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना की उपलब्धि ये रही है कि 10 लाख घरों में यहाँ पर जो है वो सूर्य प्रणाली को स्थापित किया है। इसलिए ये योजना, मतलब क्या है कि जो सोलर रूफटॉप वगैरह है उसको स्थापित किया है, इसलिए ये योजना अभी चर्चा में दोबारा आई है। तो ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये योजना फरवरी 2024 में स्टार्ट किया है इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको बिजली बिल कम आए या फिर उनका जो बिल है वो बहुत कम है। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो है वो रूफ टॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब घरों के ऊपर जो सोलर सिस्टम है वो स्थापित किया जाएगा इसके तहत। इसका लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाया जाए। साथ ही 2024 से 2047 तक, तो ये योजना जो है वो कब से कब तक के लिए स्टार्ट की है, तो 2024 से 2047 तक का इसका लक्ष्य है। तो योजनाओं के लक्ष्य पूछे जाते हैं। आप पहले भी अगर हम देखेंगे तो ऐसी योजनाएं पूछी गई है कि श्री अन्न योजना या फिर जिससे रानी दुर्गावती, ऐसी कोई योजना पूछी गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि योजनाओं के लक्ष्य पूछे जाते हैं। इसलिए 2024 से 2047 तक का इस योजना का लक्ष्य है। ये योजना कब शुरू हुई है, तो फरवरी 2024 में शुरू हुई है। और इस योजना में का उद्देश्य क्या है कि हमें हर महीने 200-300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही में जो घर है उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और हर जिले को आदर्श सौर ग्राम स्थापित करने का लक्ष्य इस योजना के तहत है। आगे बढ़ते हैं। होलबर्ग पुरस्कार, तो नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा होलबर्ग पुरस्कार दिया जाता है। अब इसका क्षेत्र पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रामीण समुदाय में निरक्षरता से निपटने का अगर किसी ने प्रयास किया हो, नारीवाद पर प्रभावशाली काम किया हो, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन किया हो, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए होलबर्ग पुरस्कार दिया जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस पुरस्कार की विजेता कौन रही है, तो गायत्री स्पिवक को ये पुरस्कार दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एमपीपीएससी यानी एमपी जो एग्जाम है उनके लिए। क्यों, क्योंकि भारत का पहला है हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जा रहा है।
ठीक है, ये भारत का पहला पीपीपी आधारित, पीपीपी में आधारित मतलब ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ शेयर होगा और कुछ जो है वो क्या है प्राइवेट सेक्टर का भी होगा, और ये आपस में मिलकर फिर क्या करेंगे, इस संयंत्र को स्थापित करेंगे। तो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है। अब हरित अपशिष्ट क्या होता है, तो ग्रीन वेस्ट का मतलब ये होगा कि जैसे पेड़ पौधे की जो भी पत्तियां होती हैं, जो भी उनसे रिलेटेड वेस्ट कचरा वगैरह निकलता है, इसके अलावा जो है वो खेती से रिलेटेड जो कचरा निकलता है, तो ये सारे कचरे को प्रसंस्कृत करा जाएगा, मतलब उसको रिसाइकल करेंगे प्रसंस्करण संयंत्र में। और रिसाइकल करने के बाद कुछ ऐसा जैसे कि मूल्यवान संसाधन के रूप में उसे परिवर्तित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, पीएम युवा 3.0। तो पीएम युवा 3.0 क्या है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो योजना है, ये पीएम युवा 3.0 क्या है, ये लेखकों के लिए लेखकों के लिए स्टार्ट किया है इस प्रोग्राम को, जिसमें लेखकों को पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ लेखकों को इसमें क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पीएम युवा 3.0 क्या है, लेखकों से संबंधित है। इसके अलावा रमाकांत रथ कौन है, तो ये उड़िया साहित्यकार है जिनका निधन हो चुका है। तो निधन वगैरह जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार यदि आपको ये करंट अफेयर्स का लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए यदि आपको अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।